बांद्रा के अंदर मजदूर इकट्ठा होते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन की बगल में एक मस्जिद नजर आती है, तो आप ये चलाना शुरू कर देते हैं कि लोग मस्जिद से निकल के आए। उसी दिन 14 तारीख को सूरत में मजदूर निकल के आते हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर, और वो देखा जा रहा है कि उनके पीछे एक मंदिर है, वो भी रेलवे स्टेशन के पास के मंदिर के नजदीक रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं। तो आपका मीडिया ये नहीं चलाता कि मंदिर से चले आ गए, ये सड़क के ऊपर डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को तोड़ने के लिए आ गए। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो डुगडुगी बजाने लगता है आपके कहने से, उस मीडिया ने पूरी की पूरी मुस्लिम कौम को कटघरे में खड़ा कर दिया। उसका नतीजा है कि लोग ऊपर छत से नीचे रेहड़ी वाले को देख के कहते हैं, कौन है तू, हिंदू है कि मुसलमान है? मुसलमान है तो भाग जा। 80 लाख के करीब गल्फ कंट्रीज के अंदर हमारे देश के लोग काम करते हैं, रेवेन्यू कमा के भेजते हैं, कि वहां के स्कॉलर्स ने कहना शुरू किया है अपने ही देश के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, यहां बैठ करके जहरीली ट्रोलिंग करोगे, ट्वीट्स करोगे तो हम इस पे नजर रख रहे हैं, हम आपको यहां फिर काम नहीं करने देंगे। इसमें से 30 लाख जो है अकेला यूनाइटेड अरब एमिरेट में है, और प्रधानमंत्री वहां के सुल्तान से भी मिलके आए थे। वहां की प्रिंसेस ने क्या कहा है, इस जहरीली भाषा को बंद कीजिए हमारे मुल्क में बैठ करके। वहां की प्रिंसेस को कहना पड़ा, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार कहना पड़ा। क्या कोरोना की दवाई जब बन जाएगी उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी मुसलमान के लिए, कौन सी हिंदू और कौन सी ईसाई के लिए है, कौन सी अगाड़ी के लिए, पछाड़ी के लिए, ऊंचे के लिए, नीचे के लिए? इस तरीके की ट्रोलिंग करने वाले, नफरत फैलाने वालों के ऊपर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर अंकुश लगाइए। पूरे देश को इस महामारी से मिलकर के लड़ाई लड़नी है, और इसलिए चुनावी मोड से बाहर निकलिए, अपनी पार्टी को इस मोड से बाहर निकालिए। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूं साफ साफ, पहला केस हमारे देश में कौन लेके आया? वुहान से विद्यार्थी लेके आया जो वहां पढ़ता है। उसके बाद दूसरा केस भी वहीं से आया, उसके बाद यूरोप से केस आए। इस देश के अंदर कोरोना की एंट्री विदेशों से हुई। दूसरी बात इस सिलसिले में, आप तो सो रहे थे 2 महीने, दिसंबर और जनवरी। आपने तो फरवरी में जो संज्ञान भी लिया उसके ऊपर कोई लोगों को हिदायत नहीं दी। बाहर से आने वालों के ऊपर जो टेस्टिंग होना चाहिए था, जो क्वारंटाइन होना चाहिए था, उसके ऊपर ईमानदारी से अमल नहीं किया। क्या हम जानते नहीं कि एक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का अपना परिवार का सदस्य, नौजवान बच्चा आया, उसने छुपाया, उसका क्वारंटाइन हुआ? क्या एक्शन हुआ? रेलवे की ऑफिसर महिला ने, उनके बच्चा बाहर से आया, क्या उन्होंने बताया? क्या उसका क्वारंटाइन हुआ? ऐसे कई अधिकारी इंक्लूडिंग IAS ऑफिसर, उनके परिवार के सदस्य बाहर से आया, उनको क्वारंटाइन किया। वो तो केरला प्रदेश से बता के कि मैं ड्यूटी पे हूं, ड्यूटी से भाग गए और अपने राज्य कर्नाटका पहुंच गए। तो आपने तो कोई संज्ञान नहीं लिया, आप तो कुछ नहीं कर रहे थे फरवरी के महीने में, और मार्च के महीने में आप तो पार्लियामेंट चलाने में मस्त थे। फरवरी के एंड में तो दिल्ली के अंदर दंगों के उस माहौल के अंदर गाली गलौज जारी था, और उस माहौल में दोषारोपण जारी था, और पार्लियामेंट जब चल रही थी तो फिर आपने फिजिकल डिस्टेंसिंग का काम फरवरी से ही क्यों नहीं शुरू किया? तो फिर पार्लियामेंट क्यों जारी रखी, जहां 750 से ऊपर MPs और 1500 के करीब स्टाफ होता है जो एक साथ काम करता है, वो जारी रहा। और आप 23 तारीख को ओथ दिलवा रहे हैं चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश को। कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं है, उसकी धज्जियां उड़ती हैं। 22 तारीख को ताली थाली बजाने में धज्जियां उड़ती हैं और लोग सड़कों के ऊपर आते हैं, और आप इस तबलीगी जमात का 13, 14, 15 का एक इवेंट होता है, जिस इवेंट को आपको कैंसिल कर देना चाहिए था। आपको वीजा कैंसिल करना चाहिए था। जो विदेशी आए हुए थे उनको तुरंत बोलते कि आप जाइए यहां से। आपने वो सब कुछ तो किया नहीं, और आपने इस इवेंट का इस्तेमाल किया, और आपके मीडिया ने जो आपका सहयोग देता है, एक हिस्सा मीडिया का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो डुगडुगी बजाने लगता है आपके कहने से,
उस मीडिया ने पूरी की पूरी मुस्लिम कौम को कटघरे में खड़ा कर दिया। और आप ये कहने लग गए जो ट्रोलर्स हैं कि मुस्लिम्स इस देश के अंदर कोरोना फैला रहे हैं। उसका नतीजा है हमारे मजदूरों पे हमला होना शुरू हुआ है। उसका नतीजा है कि उनको दुकान नहीं लगाने दी जा रही। उसका नतीजा है कि उनकी रेहड़ी पटरी को उल्टाया जा रहा है। उसका नतीजा है कि लोग ऊपर छत से नीचे रेहड़ी वाले को देख के कहते हैं, कौन है तू? हिंदू है कि मुसलमान है? मुसलमान है तो भाग जा। उसका नतीजा है कि कुछ लोग ओवर एंथुजियास्ट होकर के रेहड़ियों के ऊपर पूछ पूछ के आधार कार्ड देख के जा करके वहां पर जबरदस्ती उनकी रेहड़ियों पे भगवा लगा रहे हैं। जब उनसे पूछा जाए कि आपने लगाया है, इसका क्या फायदा है? उन्होंने कहा जी ये लगाने से शायद हमारे पास ग्राहक ज्यादा आएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर? इसलिए मुझे बहुत कष्ट था। मुझे इस बात की खुशी थी कि आपने संविधान का नाम लिया, बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लिया, लेकिन मुझे इस बात का कष्ट था कि आप वी द पीपल का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वी द पीपल का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। वी द पीपल का जो असली मायने है उसको लागू नहीं करवा रहे हैं। इसलिए मैं आपकी सरकार के ऊपर ये इल्जाम लगा रही हूं, सीधा सीधा इल्जाम लगा रही हूं बेझिझक होकर के, कि आप सत्ता में रह के भी ना मीडिया पे को कह पाए कि ऐसा नहीं करना है, और ना ही आप कह पाए कि जो ऐसा करेगा उनको बहुत सख्ती से पेश आया जाएगा। आप तो कानून को दोहरे मापदंड से इस्तेमाल कर ही रहे हैं। देश की जनता इसको अच्छे से देख रही है। इसका फॉल आउट क्या हो रहा है समझ रहे हैं देश के लोग, और आपकी सरकार समझ रही है क्या? आपको मालूम है कि 80 लाख के करीब, मैं आप आवाम को बोल रही हूं, जनता को बता रही हूं, सरकार को मालूम है, क्योंकि फॉरेन करेंसी का बहुत बड़ा हिस्सा गल्फ के देशों में जो हिंदुस्तानी काम करते हैं उनसे आता है। हमारा जो रेवेन्यू विदेशी करेंसी में है, बहुत बड़ा हिस्सा वहां से आता है। सरकार को तो मालूम है। मैं आप आवाम को और जनता को कह रही हूं, विशेष करके अपने नौजवानों को कह रही हूं, जो आने वाली बेरोजगारी को झेलेंगे, जिनके शिक्षा के बजट घटा दिए गए हैं, जिनको रोजगार के साधन अब कम हो जाएंगे, उनको भी मैं बता रही हूं 80 लाख के करीब गल्फ कंट्रीज के अंदर हमारे देश के लोग काम करते हैं, रेवेन्यू कमा के भेजते हैं। और ट्रोलिंग करने वाले जो हिंदुस्तान के अंदर हैं, इनके वहां भी कुछ दोस्त काम करने वाले वहां भी ट्रोलिंग में इनके साथ शामिल हुए, वहां से बैठे ट्रोलिंग कर रहे थे इस हिंदू मुस्लिम जहर को फैलाने के लिए। और आपको मालूम है कि वहां के स्कॉलर्स ने कहना शुरू किया है कि हमारे ही देश में आके काम करोगे, यहां रोजी रोटी करोगे, और इस सरजमीन के ऊपर से अपने ही देश के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए यहां बैठ करके जहरीले ट्रोलिंग करोगे, ट्वीट्स करोगे, तो हम इस पे नजर रख रहे हैं, हम आपको यहां फिर काम नहीं करने देंगे। ये उन्होंने कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुस्लिमों के ऊपर, उन्होंने कहा आपके अपने देश के मुस्लिम, आपके नागरिक, आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। इसका फॉल आउट सोच सकते हैं? वो जो 80 लाख लोग वहां काम करते हैं, ये तो ज्यादा गिनती थी। वहां गल्फ की डिस्टर्बेंस के चलते हुए वहां से बहुत लोग काम छोड़ के उसको भागना पड़ा। ईरान से बहुत से लोग वापिस आए, सीरिया की क्राइसिस के चलते बहुत से लोग वापिस आए, नहीं तो इससे भी ज्यादा लोग उस साइड में काम करते हैं। मौजूदा गिनती 80 लाख के आसपास है। इसमें से 30 लाख जो है अकेला यूनाइटेड अरब एमिरेट में है, और प्रधानमंत्री वहां के सुल्तान से भी मिलके आए थे। वहां की प्रिंसेस ने क्या कहा है? इन देशों के स्कॉलर्स ने तो कहा ही है। वहां की प्रिंसेस को एक ट्रोलिंग करने वाले को ट्वीट करके कहना पड़ा कि इस जहरीली भाषा को बंद कीजिए हमारे मुल्क में बैठ करके। वहां की प्रिंसेस को कहना पड़ा, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार कहना पड़ा। और उसका फल क्या होगा? क्या वो केवल वो 80 लाख हैं? वो अपने परिवार के लिए रोटी कमाने गए हैं। उन 80 लाख के पीछे यहां पर परिवार हैं, उतने ही लाख परिवार हैं जिनके घर में रोटी चल रही है, और इन 80 लाख में बहुमत हिंदू है।
मुस्लिम कम है। तो आप क्या कर रहे हैं? एक तरफ देश की इकोनॉमी का बनता ढार हो रहा है, हालात खराब हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि एशिया के देशों की शायद जीडीपी 0% रह जाएगी और गरीबी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, हमारी इकोनॉमी की पतली हालत पहले से थी, नोटबंदी के दौरान से थी, जीएसटी के चलते हुए बढ़ गई, सरकार सत्ता में आई तो उसके बाद इनकी नीतियों ने बेरोजगारी को और बढ़ा दिया। अभी तो साल भी नहीं हुआ इनकी सरकार को बैठे हुए। ऐसे हालात के अंदर जब इकोनॉमी पहले ही शटर्ड है, ऐसी स्थिति के अंदर इस पेंडेमिक के चलते हुए लोगों का रोजगार चला गया है, लोग गरीबी की हालत में हैं, सरकार को बड़े बड़े पैकेज देने की जरूरत है। उस सिचुएशन में भी आप हिंदू मुस्लिम कहते रहिएगा। और मैं ये कहना चाहूंगी, मुझे नाज है एआईएसएफ के कन्हैया के ऊपर, जिसने ये ट्वीट किया कि अगर ऐसे मुश्किलों के दौर में भी अगर आप इस तरीके की नफरतें फैलाते हैं तो मुझे आपके इंसान होने पे शक है। मुझे नाज है कि उस नौजवान बच्चे ने जिस एआईएसएफ में उसने काम किया उसका नाम ऊंचा किया, उसने ये बोला। इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूं कि सरकार को अभी भी संभलना चाहिए, इस नफरत की आंधियों को रोकना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और पूरा का पूरा ध्यान इस वक्त इस पेंडेमिक से निपटने का होना चाहिए। अभी भी पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लीजिए, सभी एमपीज को। आप तो कर सकते हैं जूमिंग के जरिए से भी, दूसरे रास्तों के भी जरिए से, स्काइप के जरिए से भी पार्लियामेंट का संज्ञान ले सकते हैं, पार्लियामेंट को चला सकते हैं। आप मुख्यमंत्रियों से 2 बार बात किए हैं और कीजिए, उनकी मांगों पे ध्यान दीजिए और आप यूनिवर्सल पीडीएस कीजिए और आप कैश ट्रांसफर में ज्यादातर जनता को लीजिए, उन सबको जो छूटे हुए हैं। केवल अपनी स्कीम के तहत कवरेज की कुछ परसेंटेज को नहीं लीजिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड वर्कर्स सबको लीजिए। ये इस वक्त निहायत जरूरत है। 5 से 7 हजार रुपया कम से कम प्रति माह के हिसाब से वो जो जनता पीड़ित है, परेशान है, उसको आने वाले 3-4 महीने में उनके घरों में कैश देंगे तो ये इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट होगा, ये वेस्टेज नहीं होगा। ये नेशनल इकोनॉमी को फिर से अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए जरूरी होगा। इसलिए ये डंडा भांजना मजदूरों के ऊपर बंद कीजिए, दोहरा मापदंड भी बंद कीजिए और उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग शुरू हुआ आपके ट्रोलर्स के द्वारा और आपके चहेते मीडिया के द्वारा कि तुम लोग हो जो डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हो, तुम्हारी वजह से देश खराब हो जाएगा। मैं जानना चाहती हूं, जब ये तबलीगी जमात का इंसिडेंट हुआ था, वो 13, 14, 15 मार्च था, मैंने पहले ही जिक्र किया, पार्लियामेंट ऑन थी। तभी नांदेड़ के अंदर 4,500 के करीब श्रद्धालु पहुंचे हुए थे पंजाब से और दूसरी जगहों पे, और वहां के गुरुद्वारा प्रबंधकों ने भी, जो लोग ट्रेनों से निकल पाए थे, उसके बाद 1600 लोग अभी भी बचे हुए थे लॉकडाउन के बाद। उन्होंने बार बार सरकारों से गुहार लगाई कि हम इनको सबको रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग खिला रहे हैं इनको, पर हमें जरूरत है इनको वापस भेजने की, इंतजाम कीजिए। और यही बात उस तबलीगी जमात वाले कह रहे थे, इंतजाम कीजिए। और यही बात नांदेड़ साहब में ठहरे हुए लोग कह रहे थे। यही बात जो वैष्णो देवी में फंस गए थे 400 लोग, उन्होंने कहा कि हमें यहां से लेके जाइए। लॉकडाउन में फंसने वाले जो तिरुपति के अंदर लोग थे, उन्होंने भी यही गुहार लगाई थी। दूसरे धार्मिक स्थानों में फंसने वालों ने भी यही गुहार लगाई थी। और जो नागरिक बंधु पर्यटन में गए थे, उनका भी यही कहना था, विद्यार्थियों का भी यही कहना था, और यही हमारे श्रमिकों का कहना था। और आप सिलेक्टिव हो जाते हैं, एक या वर्कर्स पे गाज गिराओ, और अब आप सिलेक्टिव हुए पड़े हैं काफी समय से मुस्लिम्स के ऊपर। और अब उस बीमारी को आप यहां तक ले आए कि मजदूर ही मजदूर की रक्षा ना कर पाए, और वहां पर कुछ विजिलेंटे ग्रुप्स, वायलेंस करने वाले, वहां से मजदूरों के बीच में से उन्हीं के भाई को, क्योंकि वो दूसरे धर्म का है, उसको रोजी रोटी ना कमाने दे। इसलिए ये दौर है जिस दौर के अंदर हमें समझना चाहिए
कि अभी भी जो फंसे हुए लोग हैं इधर उधर, उनके इंतजाम की कोशिश करनी चाहिए।